जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको। पहले लेसन में बाकायदा हम इसका आगाज़ करते हैं। वॉलमार्ट, ईबे, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग प्लस वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज एंड वॉलमार्ट मर्चेंट सर्विसेज, हम ये सब इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो पहले लेसन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का, कि ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल किस तरह वर्क करता है, और वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल का एक ब्रीफ टूर कर लेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। सबसे पहली लाइन में एक बात इन्होंने लिखी हुई है, नो मोर अपफ्रंट इन्वेंट्री कॉस्ट और शिपिंग लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है और हमारी कोई भी शिपिंग लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। किसी शिपिंग कंपनी से, किसी कोरियर कंपनी से हमें साइन अप नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है। सब कुछ जो होता है हमारा वेंडर बेयर कर रहा होता है, हमें सिर्फ ऑर्डर लाने होते हैं, ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। With dropshipping, products are sent directly from your wholesaler to your customers. ड्रॉपशिपिंग से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स हमारी डायरेक्टली होल जो होती हैं वो होल सेलर के थ्रू हमारे कस्टमर को चली जाती हैं। अच्छा, स्टेप्स वाइज इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है, बेसिक सी बहुत थ्योरी है। सबको ज़्यादातर को पता ही होगी, जिनको नहीं पता उनको समझ आ जाएगी कि कस्टमर जो होता है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर प्लेस करता है। स्टेप टू के अंदर हमारे ऑनलाइन स्टोर से वो ऑर्डर जो है वो ड्रॉप शिपर के स्टोर पे जाता है। दो तरीके से जा सकता है, मैनुअली भी ऑटोमेटिकली भी। मैनुअली मतलब हम खुद करेंगे प्लेस, ऑटोमेटिकली मतलब एपीआई के थ्रू करेंगे। एपीआई जो होता है वो फिलहाल इतना ज़्यादा मैंने उस पर वर्क नहीं किया है, ना इतना स्टेबल मुझे लगा। उस पर हम लोग की अभी वर्किंग चल रही है। अगर एपीआई सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर तो बहुत आसान काम हो जाएगा। अच्छा, स्टेप थ्री के अंदर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो है वो प्रिपेयर करता है कस्टमर का ऑर्डर शिप करने के लिए, और फिर फाइनली उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर के घर तक, कस्टमर के गिवन एड्रेस तक। तो ये एक मॉड्यूल होता है ड्रॉप शिपिंग का। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर जो सबसे बड़ी बचत होती है हमें, वो होती है किसकी? इन्वेंट्री की। हमें इन्वेंट्री बाय नहीं करनी होती है, हमें इन्वेंट्री के लिए कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी वेयर हाउस के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज शिपिंग, हमें शिपिंग नहीं देखनी पड़ती है। एफबीए की तरह जो वेंडर होता है वो शिपिंग की सारा खर्चा वही संभालता है, शिपिंग वो करता है, सब कुछ पैक पिक पैक सब वो कर रहा होता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो है वो मॉड्यूल है, इस तरह से वर्किंग होती है इसकी। इसके बाद जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन, ड्रॉप शिपिंग के बाद हमारे पास वॉलमार्ट का इंट्रोडक्शन है। लेकिन उससे पहले ये चेकलिस्ट है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, चाहे आप एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ वेंड बीए स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। पहली है वर्क स्टेशन। आपके पास एक वर्क स्टेशन ऐसा होना चाहिए, वर्क स्टेशन से मेरा मतलब है लैपटॉप या कंप्यूटर एक ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसमें आप कह सकते हैं कि हैवी एक्सेल फाइल जो है वो स्मूथली रन कर सकें। एक्सेल फाइल्स आपकी स्मूथली अच्छे से रन होनी चाहिए, उसमें आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। हैवी एक्सेल फाइल से मेरा क्या मतलब है कि एक एक्सेल फाइल के अंदर 5,000 तक एंट्रीज हो सकती हैं रो वाइज, और कॉलम वाइज जो आप देखें तो एक रो के अंदर कम से कम 10 से 12 कॉलम हो सकते हैं। तो आपको एक हैवी एक्सेल फाइल स्मूथली रन हो सके, आपका जब दिल करे आपने फौरन से वो फाइल खोली, उसको फौरन से एडिट किया और उसको वापस सेव करके बंद कर दिया, तो आपके पास एक स्मूथली रनिंग वर्क स्टेशन होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क फोर्स ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी चाहिए होती है। अब देखें, एक वीए को हायर करे, फिर वो वीए दूसरे वीए को हायर करे, दिस इज स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड बाय एक्सट्रीम कॉमर्स, बाय सनी अली। एंड ये किसी सूरत आपने नहीं करना कि वीए जो है वो क्लाइंट से अपना ऑर्डर ले, फिर वो दूसरे वीए को दे, फिर वो तीसरे वीए को दे। इस तरह कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी रेपुटेशन तो खराब होगी होगी, आपके मुल्क की रेपुटेशन भी खराब होगी कि पाकिस्तान के वीए इस तरह के हैं। वर्किंग फोर्स कैसे बनेगी? वर्किंग फोर्स दो लोग बनाएंगे, एक वीएस मिलके बनाएंगे, एक
जो ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टर होगा वो बनाएगा। ड्रॉप शिपिंग का इन्वेस्टर क्या करेगा, 4 VA हायर कर लेगा। एक VA का काम प्राइसिंग होगा, एक VA का काम इन्वेंट्री होगा, एक VA का काम होगा ऑर्डर्स का, एक VA का काम होगा कस्टमर सर्विस का। बस सुकून में आ गई जिंदगी उसकी। अब वो आराम से बिस्तर पे लेटे ख्वाब देखे मजे करे, सारा काम VA संभाल लेंगे। एक VA क्या करेगा, एक VA 4 लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाएगा, अपनी एजेंसी बनाएगा, जिसमें बॉटम लाइनर, फाइन लाइनर, नाइट राइडर और डे राइडर जो होंगे वो, मतलब चारों का एक मिक्सचर होगा। फाइन लाइनर से आप क्या काम करवाएंगे, फाइन लाइनर जो होगा वो कस्टमर सर्विसेज करेगा, वो शीट हैंडलिंग करेगा, रिपोर्ट हैंडलिंग करेगा। बॉटम लाइनर क्या करेगा, वो ऑर्डर प्रोसेस, बॉटम लाइनर ऑर्डर प्रोसेस भी कर सकता है और प्राइसिंग इन्वेंट्री में से भी काम कर सकता है। नाइट राइडर को आप लाजमी ऑर्डर प्रोसेसिंग पे लगाएंगे ना, रात के टाइम पे, क्योंकि हम पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल अपोजिट सीन चल रहा होता है। तो नाइट राइडर को आप ऑर्डर प्रोसेसिंग पे रख दें, सीधा सीधा सा। और जो आपके पास डे राइडर बचा, उसको भी आप इन्वेंट्री प्राइसिंग में से कुछ भी असाइन कर सकते हैं टास्क। तो इस तरह से 4 लोगों की आप एजेंसी बनाएं और फिर ड्रॉप शिपिंग में हल्ला बोल दें। आई वुड से आप ड्रॉप शिपिंग में धूम मचा दें। ये इतना जो अंग्रेज है वो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली इसीलिए VAs के पीछे पड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान से लोग ड्रॉप शिपिंग वॉलमार्ट पे स्टार्ट करेंगे, वो इसीलिए इतना ज्यादा VAs के पीछे पड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं मैं आराम करूं। और यही वजह है कि वेंडर जो होता है, जो ड्रॉप शिपिंग का वेंडर है, भाई वो खुद क्यों नहीं बेच लेता प्रोडक्ट, वो तो हमसे ज्यादा अच्छा कमा लेगा। लेकिन वो भी यह कहता है कि भाई मुझे आराम करना है, तो मुझे कस्टमर को हैंडल नहीं करना है, मुझे ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना है, मुझे इन्वेंट्री प्राइसिंग अपडेट नहीं करनी है, मुझे आराम करना है, तुम मेरे लिए काम कर दो, मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा चीजें। ये पूरा चक्कर होता है। अच्छा जी, तो चौथी चीज है बेसिक नॉलेज। अपने ऊपर ना मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्लीज इसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं लेकर जाएगा। जिस तरह कहा जाता है कि अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में आई थिंक कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा पे एहसान क्या था कि उन्होंने सीरत नबवी लिखी थी। तो सनी भाई का उम्मत पाकिस्तान पे सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने BBC के अंदर FBA और VA का कोर्स दिया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि FBA और VA का जो कोर्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी स्ट्रेटजीज कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है हर कोर्स से। अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन सी एग्जांपल आपको दूं, एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे वीडियोग्राफी का शौक है, आप यूट्यूब पे ब्लॉगर बनना चाहते हैं। आपने क्या किया, आपने सोचा पहले मैं Amazon FBA और Amazon VA का कोर्स भी कर लेता हूँ, आपने कर लिया। आपको उस कोर्स से, अपने कोर्स से रिलेटेड, यूट्यूब वाले कोर्स से रिलेटेड क्या चीज सबसे अच्छी सीखने को मिलेगी, कीवर्ड्स पे रैंकिंग करना। जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वर्किंग करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि वीडियो में बैक एंड पे हम लोग यूट्यूब पर भी कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो कि हैशटैग की फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली हमें FBA से VA से क्या नॉलेज मिली कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं और कितना ऑफन यूज करने हैं, कौन सा कीवर्ड यूज हमें नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है FBA का और VA का। इसके अंदर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज समझने को मिलती हैं, आपको रैंकिंग स्ट्रेटेजीज, आपको ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, हंटिंग स्ट्रेटेजीज, और मतलब आप एक समझ लें कि पूरा पैकेज है ये। आपने ये कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान है आगे। तो FBA और VA का कोर्स वाजिब कर लें, आपने लाजमी करना है। चाहे आपको अपना आगे उसको स्कोप बनाना है या नहीं बनाना, आपने वो जरूर करना है। और आपको इस बात का खुद अंदाजा होगा फिर आगे कि यार वाकई मैंने, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने FBA और VA का कोर्स किया है। तो ये 4 चेकलिस्ट हैं। ड्रॉप शिपिंग एज अ VA स्टार्ट करनी हो, ड्रॉप शिपिंग एज अ बिजनेस इन्वेस्टर स्टार्ट करनी हो, आपको ये 4 चीजें वाजिब बना लेनी है। ये चेकलिस्ट आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, तो अगली स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल। फाइनली वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रो वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल तो मैं आपको ब्राउज़र पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये मैंने आपकी आसानी के लिए हर टैब के अंदर हम लोग किस तरह का काम कर रहे होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है। ऑब्वियसली ये एक डिटेल्ड समरी नहीं है लेकिन एक जनरल समरी है।
आपको पता होगा कि भाई किस टैब के अंदर मुझे क्या काम करने को मिल सकता है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने बना दिया था। अ, अब चलते हैं वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल की तरफ। जी, ये है वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल। वॉलमार्ट पे सबसे पहले मैं साइन अप का बता दूं। वॉलमार्ट पे साइन अप अमेजोन से थोड़ा सा टफ होता है। वॉलमार्ट जो होता है वो लाजमी वीडियो कॉल करता है। वॉलमार्ट की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस तरह अमेजोन पे सर्विसेज फ्री हैं, वॉलमार्ट पे फ्री नहीं है। वॉलमार्ट पे प्रॉपर फॉर्म भरा जाता है, वॉलमार्ट को रीजन दिया जाता है कि क्यों मैं सर्विस के लिए एलिजिबल हूँ। फिर वॉलमार्ट को अगर लगता है कि वाकई यार ये एलिजिबल बंदा है, इसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, हमारे पास पैसा आएगा, तो वो आपको अप्रूव कर देता है। तो वॉलमार्ट का साइन अप का प्रोसीजर सेम है। टैक्सेशन आपको फाइल करनी पड़ती है यूएसए के अंदर, एलएलसी बनानी होती है, सब कुछ जिस तरह अमेजोन का होता है। इवन आप सेम क्रेडेंशियल्स पे जो आपने अमेजोन पे यूज किए हैं, आप वॉलमार्ट पे यूज करके भी अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस फर्क क्या होगा कि वॉलमार्ट की जरा सी वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट है अमेजोन से। तो हेयर यू आर, वॉलमार्ट का आपका अकाउंट ओपन हो गया है, वॉलमार्ट का सेलर सेंटर आपके सामने है। आप ज़ाहिर है मेन अकाउंट से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इसमें एक्सेस देंगे, चाइल्ड एक्सेस देंगे, जिस तरह मुझे भी चाइल्ड एक्सेस मिला हुआ है, मेन अकाउंट से मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा, वॉलमार्ट के हम लोग पूरे सेलर सेंट्रल को डिवाइड कर देते हैं तीन टैब्स के अंदर। पहला है वर्टिकल टैब, दूसरा हॉरिजॉन्टल टैब, और तीसरा मिडिल टैब। मिडिल टैब एक बहुत बेकार सा नाम है, मैंने सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम लोग मिडिल टैब देख लेते हैं कि जब आप वॉलमार्ट को लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पूरा एक टैब आ रहा होगा। इसमें क्या आ रहा होता है? इसमें आपके आइटम्स आ रहे होते हैं जो आपने लिस्ट किए हुए हैं, और सब आइटम आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25 पर पेज आ रहे हैं, आप इसको 200 पर पेज कर दें। उसके बाद जितने भी आइटम्स हैं आप उसको आगे बढ़ाते रहें और वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये लोडिंग हो रही है, स्टार्ट एक। जी, तो आपने 25 पर पेज आ रहा है, आपको 200 पर पेज देखने क्या लिस्टिंग हुई हुई है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि ये रैंडमली आइटम शो हो रहे हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि लाइन से किसी सीरीज में शो हो रहे हो। अगर आपको किसी सीरीज में आइटम्स चाहिए, जैसे एल एस डी एच, मैंने अपना एक एस के यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एल एस डी एच सर्च करके एंटर भी नहीं करूंगा, बस छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली लोड होता है वॉलमार्ट, एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे सिर्फ एल एस डी एच से रिलेटेड आइटम आ जाएंगे। ठीक है। तो इस, या फिर अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार टैग लिखा हुआ है, मुझे स्टार टैग देखना था, मैंने यहाँ पे स्टार टैग लिखा और ये सर्च होगा ऑटोमेटिकली। ये स्टार टैग से मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है। अब वो एल एस डी एस से हो या किसी भी वेंडर की हो, आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये होता है। अच्छा, स्टेटस बॉक्स में क्या होता है? स्टेटस बॉक्स के अंदर आप अपने पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, स्टेज, रेडी टू पब्लिश, एरर, इन प्रोसेस, ड्राफ्ट, ये सारे आइटम चेक कर सकते हैं। पब्लिश्ड आइटम्स क्या होते हैं, अनपब्लिश्ड क्या होते हैं, स्टेज, रेडी टू पब्लिश, एरर, इन प्रोसेस, ड्राफ्ट, ये सारे अभी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। न्यू आइटम के अंदर आप जाके मैनुअली आइटम ऐड करना चाहें, सिंगल आइटम, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये न्यू टैब पे नहीं खुलेगा, मैं इसी टैब में आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका यूपीसी कोड आ जाएगा, आप जो भी डालना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक रैंडम कोड डाल रहा हूँ, मेक श्योर कि 12 डिजिट का हो। 12 डिजिट का मैंने कोड डाल दिया है यहाँ पे। आप जिस भी कैटेगरी में करना चाहें, मैं फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट में करना चाह रहा हूँ, तो ये एक मेरे पास पूरा टैब खुल गया। इसके अंदर हमारा एसकेयू हमारा डलता है सबसे पहले। अच्छा, इसमें अमेजोन की तरह नहीं होता है। अमेजोन पे अगर आप एसक्यू डालना भूल जाए तो अमेजोन अपना एसक्यू असाइन कर देता है, वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता है। वॉलमार्ट पे कंपलसरी आप एसक्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पे एरर दे देगा सबमिट के टाइम पे। साइट डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका ब्रांड हो गया, आप यहाँ पे क्या ब्रांड यूज कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कैलिफोर्निया में अगर वो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है सेल करने के लिए, तो उसकी वार्निंग टैक्स जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
पूरी प्रॉपर एक डिटेल है कहाँ पर क्या डलता है, ये हम बाद में देखेंगे आइटम किस तरह ऐड होते हैं। इमेजरी एंड मीडिया के अंदर आप इमेजेस डाल सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर अमेजोन की तरह A+ कंटेंट भी आता है जिसमें आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। ऑफर के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस, शिपिंग वेट, फ्लोर प्राइस, ये सारी ऑफर जो आप देना चाह रहे हैं वो भी इसके बाद सबमिट कर देंगे, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसको बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे किस तरह से किया जाता है, अभी एक जनरल रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर लगा के हम यहाँ से बाय SKU, बाय आइटम नेम, बाय UPC, किसी भी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना आइटम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं UPC के थ्रू सर्च कर रहा हूँ, UPC इज, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है जो भी इस फिल्टर पे अप्लाई हो रही होती है, UPC डाल दिया। SKU पे भी इजी आ रहा होगा। आइटम नेम कंटेन्स, अब कंटेन्स में क्या होगा, ये आपका सर्च जो होगा ब्रॉड सर्च होगा। आइटम नेम फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ मिराज, यहाँ पे मिराज लिखा हुआ है तो मिराज जिसमें भी आ रहा होगा वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फिल्टर जो होते हैं वो अप्लाई करके आप सर्च कर सकते हैं। प्रीफरेंसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, डाउनलोड्स पर आ जाएं। अच्छा, डाउनलोड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, ये आपके बहुत काम आएगा, ये हम आगे डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ेंगे कि डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स में होता क्या है। अच्छा, डाउनलोड में आप एक्सपोर्ट पेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेज करने से क्या होगा कि पहले पेज के अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चाहे वो 25 पे फिल्टर लगा हो, चाहे वो 200 पे फिल्टर लगा हुआ हो, वो उन तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा एक्सपोर्ट करके आपके सामने दे देगा। उन्हीं तमाम प्रोडक्ट का देगा जो सामने आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डाउनलोड बाय बॉक्स रिपोर्ट है। हमारे बाय बॉक्स का क्या स्टेटस चल रहा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत मजे की रिपोर्ट है, अमेजोन पे नहीं होती है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा इस रिपोर्ट के थ्रू जब हम आगे देखेंगे। डाउनलोड आइटम रिपोर्ट, पूरी पूरी आइटम की रिपोर्ट्स होंगी आपके जितने भी आइटम है। डाउनलोड रिटर्न रूल्स ओवरराइड रिपोर्ट, आपने रिटर्न रूल क्या लगाया हुआ है किस SKU के ऊपर, वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे रिपोर्ट डाउनलोड करके। अब आ जाते हैं इन 5 बॉक्सेस के ऊपर, ये क्या बता रहे हैं। ये 5 बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि आपने ड्राफ्ट, ये बता रहा है कि आपने कोई लिस्टिंग बनाना स्टार्ट की और आपने उसको बीच में छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं डमी लिस्टिंग अमेजोन के अंदर, वो यहाँ ड्राफ्ट में शो हो रही होगी कि इनकम्प्लीट लिस्टिंग है, इसको कंप्लीट करें। पब्लिश्ड आइटम क्या बता रहा है कि ये आइटम आपके पब्लिश्ड हैं, एक्टिव हैं, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है ये। आ, नहीं, वेट लेट मी चेक प्लीज। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। पब्लिश आइटम्स वो आ रहे हैं आपके पास जो आपने आइटम अपलोड किए थे और वो वॉलमार्ट पे अपलोड हो गए, पब्लिश्ड हैं, उन पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, उन पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड आइटम्स कौन से हैं कि जो वॉलमार्ट पे आपने अपलोड किए थे मगर किसी एरर की वजह से वो एक्टिव तो हैं लेकिन अनपब्लिश्ड हैं। एरर क्या है, एरर जो होगा वो नॉर्मली इसमें प्राइसिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड, रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड, ये कौन सी रीजनेबल प्राइस है। वॉलमार्ट का एलोग्रिथम इन्होंने इतना इम्प्रूव कर दिया है कि वॉलमार्ट क्या करता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो वो उसको सर्च करता है अमेजोन के ऊपर जाके, और अमेजोन पे देखता है कि यही प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। अमेजोन फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट बिक रही थी 44.99 की, आपने 52.66 लगाई हुई, यहाँ पे अनपब्लिश का एरर दे देगा। ये बोलेगा आपकी प्राइस सेटिस्फाइड नहीं है। और कुछ जगहों पर तो ये स्पेसिफिकली ये एरर दे रहा होता है कि आपकी जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नहीं दे रहा है। अगर किसी लिस्टिंग में वो एरर मुझे मिल जाए, नहीं, यहाँ पे सब में ही रीजनेबल प्राइस दे रहा है। तो ये रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड का एरर होता है जो कि अनपब्लिश आइटम में आ रहा होता है। पब्लिश आइटम के अंदर आपके सारे पब्लिश आइटम्स आ रहे होते हैं जिनमें कोई एरर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आइटम्स प्रोसेसिंग जो होते हैं, ये वो आइटम्स होते हैं जो आपने वॉलमार्ट पे अपलोड किए थे, मगर उनमें कोई ना कोई इशू आया हुआ है।
अच्छा, आइटम प्रोसेसिंग के अंदर आपको अनपब्लिश्ड आइटम भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइटम, क्योंकि इसमें रीजनेबल प्राइस सेटिस्फाइड नहीं हुई भी है, तो वॉलमार्ट आपका ये आइटम लाइव नहीं करेगा जब तक कि आप इसकी प्राइस रीजनेबल नहीं कर देते। और कुछ इन प्रोग्रेस आ रहे होते हैं। इन प्रोग्रेस मतलब है कि वॉलमार्ट अभी तक इनको अपलोड ही कर रहा है, अभी तक ये अपलोड नहीं हुए हैं। ये वॉलमार्ट का ग्लिच भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आइटम अपलोड होता है, सही है, यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस दे रहा होता है। वो हमें बेसिकली ज़्यादा अच्छा पता लगेगा जब हम लोग डाउनलोड्स पे जाके आइटम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर इसका अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा आइटम्स विद एरर्स आ गए। ये आइटम विद एरर हैं कि आपके जिन आइटम्स में एरर है और आप इन आइटम का कुछ भी नहीं कर सकते, बजाय सिवाय इस चीज़ के कि आप जो है वो केस ओपन करें, और केस ओपन करके आप अपना वॉलमार्ट वालों से रिक्वेस्ट करें उनको अपना ब्रांड का। बेसिकली एरर आता है किस चीज़ पर है, दो चीज़ों पर आता है। जैसे ये वाला ब्रांड देख रहे हैं, लिंगरीज है। लिंगरीज जो होती हैं उसकी पिक्चर्स कुछ इस तरह की होती हैं कि वो न्यूडिटी शो कर रही होती हैं, जिस वजह से वॉलमार्ट एरर दे देता है। लेकिन वॉलमार्ट भी बहुत बेवकूफ़ बनाता है हमें, वो सब में नहीं एरर देता, किसी किसी में देता है। मेरी बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं इस तरह का वेंडर, मेरे पास बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं ऑलरेडी, सब में एरर नहीं है। तो ये बोला दिस आइटम इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट वायोलेट्स वन ऑफ आवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी पॉलिसीज। तो वही ट्रस्ट एंड सेफ्टी पॉलिसीज के अंदर अंदर इनका ये आ रहा होता है कि आपकी जो पिक्चर है वो अच्छी नहीं है। यही आ रहा होगा इधर भी। अच्छा, इधर कंप्लाइंस का एरर आ गया, बोल रहा है कि ये आइटम प्रोहिबिटेड है बिकॉज इट वायलेट्स वन ऑफ द लीगल और कंप्लाइंस पॉलिसीज। लीगल और कंप्लाइंस पॉलिसीज में बेसिकली ब्रांड का मसला आ जाता है, ब्रांड जो होता है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। ये भी वॉलमार्ट की अपनी प्रिडिक्शन होती है, ब्रांड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें कि जैसे ये बोशरॉन का जो आइटम है ये एरर में आ गया है कि बोशरॉन का आप आइटम नहीं बेच सकते, लेकिन इन दी एंड मेरी बोशरॉन के और आइटम होंगे जो कि एक्टिव होंगे, कोई इशू नहीं होगा उनमें। तो बेसिकली ये एरर होता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस एरर के चक्कर में पड़ें, बिला वजह आप इस एरर के चक्कर में पड़ें और इस एरर को हटाने की कोशिश करें। देखें ना, 6,652 आइटम पे एरर है, लेकिन 89,390 आइटम पब्लिश्ड है। तो बजाय इसके कि हम इन एरर वाले आइटम्स पे अपना टाइम वेस्ट करें, हम इन आइटम्स को अच्छे से इन पे वर्किंग करें और इस पे अपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करें। देखें, बात थोड़ी सी आपको शायद बेवकूफ़ाना लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है। जो आपके एरर वाले आइटम्स है ना, इनमें बहुत लंबा खेल होता है। आप पहले वेंडर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई मुझे ये वाला आइटम जो है वो लिस्ट नहीं करने दे रहा वॉलमार्ट, वो कह रहा है कि ब्रांड अप्रूवल लेकर आओ। आपका वेंडर बोलेगा अच्छा भाई ब्रांड अप्रूवल चाहिए, ठीक है हम आपको भेजते हैं। अब आप 5 दिन 6 दिन बैठे रहो, आपका वेंडर का रिप्लाई नहीं आ रहा, आप वेंडर को फिर ईमेल करोगे कि भाई ब्रांड अप्रूवल का दे दो। वेंडर बोलेगा कि भाई हम नहीं दे सकते, आप जो है वो खुद इंटरनेट से निकाल लें या आप डायरेक्ट ब्रांड से ले लें। क्योंकि वेंडर जो होता है ना, वेंडर वो लिटरली नाइट राइडर होता है। एक कहते हैं ना कि आइडियल एग्जाम्पल नाइट राइडर की वो वेंडर है। वेंडर बोलता है भाई मुझे कोई काम नहीं करना है यार, मुझे नहीं तंग करो, मुझे सोने दो सुकून से, जाके काम करना है करो वरना भाड़ में जाओ। हालांकि आप वेंडर के कस्टमर होते हैं, मगर आप किंग नहीं होते हैं, वेंडर ही किंग होता है। तो वेंडर जो होता है वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें इतनी आसानी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें यूपीसी दे रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज अपनी लिस्टिंग के, मैं तुम्हें हर डिटेल दे रहा हूँ लिस्टिंग करने के लिए, मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इन्वेंट्री शिपिंग दे रहा हूँ, कि भाई मेरी जान छोड़ दे यार, नहीं आ मेरे पीछे। कोई ऑर्डर से रिलेटेड मसला हो, शिपिंग से रिलेटेड मसला हो तो आ जा भाई, यहाँ पर मत आओ यार मेरे पास, मुझे ब्रांड का वो दे दो ये दे दो। तो वो ये जो होता है, अच्छा सब वेंडर ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे वेंडर भी होते हैं, बहुत अच्छे वेंडर भी होते हैं, तो वो आपको दे देते हैं। तो बेसिकली मैं मतलब इस पे अपना टाइम वेस्ट करता ही नहीं। एरर आया हुआ है, ठीक है, बाद में कभी देखेंगे, कुछ हो गया तो करेंगे। फिलहाल यहाँ से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो इस पे फोकस करो। अनपब्लिश्ड आइटम्स जो हैं, ये आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 70,000 आइटम को इग्नोर किया हुआ है, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये 70,000 आइटम जो हैं अभी इग्नोर इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। जैसे इनकी इन्वेंट्री आएगी, इनकी प्राइस भी अपडेट होगी, उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली पब्लिश के अंदर आ जाएंगे। तो इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर आपके पास सेलर फुलफिल्ड आइटम्स शो हो रहे होते हैं। और वॉलमार्ट फुलफिल्ड आइटम्स, अगर आपने WFS की सर्विसेज ली हुई, जिस तरह FB होता है इस तरह WFS होता है, तो आपके आइटम यहाँ पे शो होंगे। फिलहाल अभी मैंने कोई WFS में अपना आइटम नहीं कन्वर्ट किया हुआ,
कन्वर्ट करना है, आगे पूरी वर्किंग चल रही है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब इसमें हम आगे WFS पढ़ेंगे। तो ये मैनेज आइटम्स का टैब था। आइटम्स एंड इन्वेंट्री के अंदर मैनेज आइटम्स का एक टैब था जो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट खुला हुआ आता है जब आप लॉग इन करते हैं। ये उसका पूरा एक खुलासा है। उसके बाद आइटम्स ऑन होल्ड का टैब आता है। जो आपके आइटम होल्ड पे लग गए हैं, कोई इशू आ गया, एरर आ गया, वो यहाँ पे शो होते हैं, फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। आइटम सेटअप एंड मेंटेनेंस का टैब आता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक जनरली समझ लें। यहाँ से हम लोग आइटम्स ऐड करते हैं बल्क में। देखिए, मैं ड्रॉप शिपिंग वक्त आपको बता रहा था ना कि ऐड आइटम्स थ्रू एपीआई, इस तरह ऑर्डर्स भी प्रोसेस होते हैं एपीआई के थ्रू। ये एक बहुत समझ लें कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टास्क होता है, और जिन लोग की प्रोग्रामिंग अच्छी होती है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस पे स्टडी करें। मेरी स्टडी चल रही है, मेरे साथ कुछ प्रोग्रामर्स हैं जिन पे स्टडी चल रही है अभी। इंशाल्लाह जैसे इसकी स्टडी कंप्लीट होगी तो इसका भी हम एक लेसन अपलोड करेंगे। तो बहरहाल आइटम सेटअप एंड मेंटेनेंस आ गया। इसके अंदर हम लोग अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वॉलमार्ट फुलफिलमेंट हो, चाहे वो सेलर फुलफिलमेंट हो। हम सिंगल आइटम भी कर सकते हैं, हम बल्क आइटम भी कर सकते हैं, और हम बल्क में एडिट भी कर सकते हैं अपने आइटम्स को। अच्छा, बल्क अपडेट जो होती है और फीड स्टेटस जो होता है, ये दोनों सेम टैब होते हैं दिखने में। देखिए, मैंने फीड स्टेटस खोला, सेम चीज खुली, बल्क अपडेट खोला, सेम चीज खुली। दोनों में बेसिकली क्या होता है, आप जो फीड अपलोड करते हैं वो फीड यहाँ पे शो हो रही होती है, और आपको जो भी फीड अपलोड करनी है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे किस तरह से करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर मैनेजमेंट का टैब। ऑर्डर मैनेजमेंट में ऑर्डर्स के टैब में आपके पास ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, इसमें हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं वो होते हैं। कोई नया ऑर्डर होता है तो उसमें पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है। जो ऑर्डर आप प्रोसेस कर देते हैं उसमें एक्नॉलेज आता है। फिर जो ऑर्डर आप शिप कर देते हैं उस पे पास्ट ऑर्डर्स पे जब आप जाके देखेंगे तो शिप लिखा हुआ आएगा। ठीक है। पास्ट ड्यू ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो अपनी शिपिंग डेट क्रॉस कर चुके होते हैं वो पास्ट ड्यू में आ जाते हैं, या आपके ओडीआर में काउंट होता है। आपका ओडीआर बहुत बुरा इफेक्ट होता है इससे। इसको कैसे मेंटेन करना है, क्यों मजबूर हैं हम, कुछ ऑर्डर पास्ट ड्यू में आ ही रहे हैं, तो वो सब आगे देखेंगे। जैसे इसकी ऑर्डर डेट 9 थी, 10 को शिप करना था। यूएसए में 11 तारीख, जैसे आज यहाँ पे 11 हो रही है तो यूएसए में हमारे सुबह 10 बजे के बाद 11 तारीख लग चुकी है, तो ये सारे पास ड्यू में आ गए। इनकी शिपिंग नहीं आई हुई थी अनफॉर्चुनेटली, तो ये पास ड्यू में आ गए। ऑर्डर ड्यू में वो ऑर्डर आते हैं जो कि पास ड्यू में आने वाले होते हैं, ये हमारे ओडीआर में काउंट नहीं होते हैं। न्यू ऑर्डर्स वो ऑर्डर हैं, हालांकि एक्नॉलेज नहीं, ये पेंडिंग नहीं आ रहे, लेकिन ये वो ऑर्डर हैं जो अभी हमारे पास टाइम है आराम से, मतलब 12 तारीख इसकी शिप डेट है। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स आ गए। यहाँ से हम लोग हाँ अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यूज़ कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि प्रिंट कर सकते हैं हम अपने ऑर्डर्स की डिटेल को, डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे पेज को, या हम डाउनलोड कर सकते हैं उन तमाम ऑर्डर्स को जो अब तक शिप नहीं हुए। एक्सपोर्ट पेज करेंगे तो सिर्फ इस पेज के ऑर्डर्स आएंगे, चाहे वो शिप्ड हैं या नहीं है। एक्सपोर्ट ऑल आइटम करेंगे तो वो तमाम ऑर्डर आ जाएंगे जो हमारे पास पेंडिंग में, एक्नॉलेज्ड में है। अच्छा, यहाँ से ड्रॉप फाइल और सिलेक्ट फाइल से हम लोग जो है वो बल्क में ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न एंड रिफंड के टैब के अंदर हमारे जितने भी रिटर्न आए हुए होते हैं, रिफंड इशू हुए हुए होते हैं, वो आते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट टैब्स के अंदर हम कोई रिटर्न या रिफंड मैन्युअली करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पीओ नंबर एंटर करके। पीओ नंबर क्या होता है, जैसे हमारा ऑर्डर हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था। ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पीओ नंबर जिसको परचेज ऑर्डर नंबर कहते हैं, एक होता है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर कस्टमर को दिया जाता है, और पीओ नंबर जो होता है ये हमारा नंबर होता है, हमें वॉलमार्ट अपने रेफरेंस के लिए देता है। इसके थ्रू हम लोग यूज कर करके यहाँ पे पीओ नंबर डाल के, या ऑर्डर नंबर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर को जो ऑर्डर नंबर दिया जाता है ना वो एज इट इज नहीं दिया जाता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आई थी जब मैंने स्टार्टिंग में वॉलमार्ट पे काम शुरू किया था, तो मैं बड़ा कस्टमर की कॉल्स आती थी मेरे पास यूएसए से। वो बोलते थे कि यार हमने ऑर्डर किया था और हमारा ऑर्डर का स्टेटस बता दें। मैं बोलता था अपना ऑर्डर नंबर दें। वो ऑर्डर नंबर देते थे, लो भाई मैं वहाँ पे सुनोगे ये क्या ऑर्डर नंबर है।
ये तो है ही नहीं मेरे पास। अब मैं कस्टमर्स को टोपियां करा रहा हूँ कि यार वो अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मुझे मिल गया, हाँ मिल गया, आपका ऑर्डर मिल गया, ठीक है मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। ये वो बेसिकली होता क्या है कि वॉलमार्ट जो है ना, वो मैं आपको ये ऑर्डर नंबर है। वॉलमार्ट क्या करता है, इसको अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है। वॉलमार्ट क्या करता है, 5 या 6 डिजिट के बाद डैश लगा देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश लगा देता है। कस्टमर आपको ना इस तरह से ऑर्डर नंबर बताते हैं, 402217-9920295। आप ये ऑर्डर नंबर जब सर्च करेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब आप परेशान सर पकड़ के बैठ गए, यार ये क्या बात हुई यार, ये ऑर्डर कस्टमर ने किया, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। उसका क्या तरीका है, आप ये बीच से डैश हटाएं, कस्टमर जो भी आपको ऑर्डर नंबर बताता है आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दें, खुल गया ऑर्डर। कस्टमर डिटेल्स आ गई, ऑर्डर खुल गया आपका, ऑर्डर डेट आ गई, डिलीवरी डेट आ जाएगी, कस्टमर डिटेल्स आ जाएंगी, ऑर्डर था कितने का था, क्या शिपिंग लग रही थी, क्या था, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं जिस तरह अमेजोन पे A to Z क्लेम्स होते हैं, इस तरह वॉलमार्ट पे डिस्प्यूट्स होते हैं। ये वो डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि कस्टमर फाइल करता है, लेकिन वॉलमार्ट पे सबसे अच्छी बात क्या है कि वॉलमार्ट कस्टमर्स के डिस्प्यूट्स को अमेजोन की तरह आंख बंद करके अप्रूव नहीं करता। वॉलमार्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे मेरे पास अब तक देखें आप 11 डिस्प्यूट्स हैं जो कि क्लोज हो चुके हैं। इनमें से वॉलमार्ट ने देखें सब डिनाई कर दिए, एक अप्रूव हुआ है, दूसरा अप्रूव हुआ है, बाकी सब डिनाइड है। कस्टमर क्या कह रहा था कि मुझे ना ये आइटम मिला नहीं है, और ये लोग, इन लोगों ने मुझे झूठी ट्रैकिंग दी है, मुझे आइटम नहीं मिला, मुझे मेरा रिफंड करो। डिस्प्यूट उसने कर दिया, वॉलमार्ट ने डिनाई कर दिया, वॉलमार्ट ने बोला भाई आइटम कस्टमर को मिल गया था। कस्टमर झूठ बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डिनाई हो गया, इसने बोला था भाई मुझे ये, मैंने रिटर्न किया था आइटम और मुझे रिफंड नहीं किया अब तक कस्टमर ने, आई डिड नॉट रिसीव दिस रिटर्न, मुझे रिटर्न नहीं मिला ना ही रिफंड हुआ है। वॉलमार्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई ये हो चुका था, बिला वजह का तंग नहीं करो बेचारे को। तो ये वॉलमार्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, आप उन पे आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्प्यूट्स अपने डिटेल में, और फिल्टर लगा के यहाँ पे डिस्प्यूट का रीज़न देख सकते हैं कि किस रीज़न से आपको देखने हैं, क्या रीज़न था, क्या था। डेट की रेंजेस हैं यहाँ पे, 7 दिन की, 15 दिन के, 30 दिन के, कस्टम आप लगा सकते हैं। डिस्प्यूट के स्टेटस के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिक्स का टैब। एनालिटिक्स के टैब में एक ओवरव्यू का टैब है। ओवरव्यू के टैब के अंदर आपकी ओवरव्यू पूरे अकाउंट का आ रहा होता है, फाइनेंशियली, ODR का, ऑर्डर्स का, पेमेंट का ओवरव्यू आ रहा होता है, सही है आपका। परफॉर्मेंस टैब के अंदर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आ रही होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आती है, आपका सेलर स्कोर कार्ड आता है, आपका कैंसिलेशन रेट क्या चल रहा है, रिटर्न डिफेक्ट रेट क्या चल रहा है, डिलीवरी डिफेक्ट रेट क्या चल रहा है, वो आ रहा होता है। उसके अलावा ये बहुत डिटेल में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये कब कौन सी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कब हमें ख्याल रखना है, क्या नहीं रखना। अभी एक सिर्फ जनरल ओवरव्यू है। फुलफिलमेंट टैब के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आ रही होती है, शिपिंग परफॉर्मेंस आपकी कैसी थी, जिस कैरियर के थ्रू आपने अपना पार्सल भेजा उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उस रीजन में जहाँ पे आपके ऑर्डर्स गए वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त। ट्रस्ट एंड सेफ्टी का टैब होता है। इसमें अगर आपने कोई कंप्लाइंस या ऑफेंसिव प्रोडक्ट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन की होगी तो वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। उसके अलावा रेटिंग्स और रिव्यूज होते हैं जो आपके स्टोर के होते हैं, क्या रेटिंग्स हैं, क्या रिव्यूज हैं, वो चल रहे होते हैं, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, सेलर स्कोर कार्ड अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये बहुत काम की चीज़ होती है। यहाँ पर आपका ODR आ रहा होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ रहा होता है। वॉलमार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अमेजोन से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट आप देख रहे हैं कहाँ तक चला गया था एक दफ़ा में,
ये 2000, ये दिसंबर की बात है। ईयर लिखा हुआ नहीं आ रहा है इसमें, ये 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल पहले की बात है। आई डोंट नो, इसमें ईयर लिखा हुआ आना चाहिए। नहीं आ रहा है, डेट आ रही है। तो वो यहाँ तक चला गया था वॉलमार्ट का। लेकिन वॉलमार्ट जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अकाउंट उसने कम्प्लीटली सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन कुछ हमारे फीचर्स थे वो सस्पेंड कर दिए थे, फिर हमने मिन्नतें करके रिक्वेस्ट करके रीइंस्टेट करवा लिया था। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये दिसंबर में कहाँ चले जाता है और फिर वापस नॉर्मल होना शुरू होता है। दिसंबर में बहुत ज़्यादा खतरा होता है आपको ओडीआर बढ़ने का, लेकिन खैर अब हम लोगों ने उसकी स्ट्रेटेजीज निकाल ली हैं। तो अब आगे जो भी लोग ड्रॉप शिपिंग करेंगे, जो वीएस होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़ाहिर है हम लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा है, तो अब हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ ओडीआर आ रहा होता है, ये <<2% होगा तो बहुत अच्छी बात है। 2 से 6% आपकी अलर्ट है, और रेड रेड 6 से ग्रेटर होगा तो खतरे की बात है। यहाँ पे आपकी 14 दिन की समरी आ रही होती है, यहाँ पे आपकी 90 डेज की समरी आ रही होती है, और आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि किन ऑर्डर्स पे ये मसले आए थे। कैंसिलेशन डिफेक्ट 5% है लास्ट 14 दिन का। रिटर्न डिफेक्ट डेट इतना आ रहा है। डिलीवरी डिफेक्ट डेट, डिलीवरी डिफेक्ट डेट क्या होता है कि जो आपने डिलीवरी डेट दी हुई है कस्टमर को, उससे एक दिन भी अगर लेट हुआ तो वो डिलीवरी डिफेक्ट में काउंट होगी आपका। कस्टमर कंप्लेंट्स कोई नहीं है फिलहाल। ऑन टाइम शिपमेंट डेट आ रहा होता है यहाँ पे, कि आप जब ऑर्डर शिप कर रहे हो तो अपनी शिप डेट में से पहले पहले या शिप डेट वाले दिन आप कितना ज्यादा एफिशिएंटली शिप कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स को। नीचे आपकी स्टोर की रेटिंग आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, आपको बहुत डिटेल में स्टेप पे नज़र रखनी है। इसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का टैब आता है। इसके अंदर वॉलमार्ट बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आप अपनी लिस्टिंग क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कमी आ रही है आपकी लिस्टिंग क्वालिटी के अंदर। आपके पास अनपब्लिश्ड आइटम्स हैं, आप इनको सही करें। आपके पास प्राइसिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप इसकी प्राइसिंग सही करके आप इसमें सेल ला सकते हैं। एजोर्टमेंट ग्रोथ आ रही होती है। एजोर्टमेंट ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि वॉलमार्ट अपने बेस्ट सेलिंग आइटम्स आपके सामने शो करके बताता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर डिपार्टमेंट के अंदर फर्नीचर्स जो हैं उनमें ये बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं। वॉलमार्ट बोल रहा होता है कि आप ये आइटम भी लिस्ट करो भाई, इनको ही बेचो। आपके कैटलॉग में है या नहीं है? नहीं आ रहा, नो आ रहा है सब में। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, कंप्यूटर एक्सेसरीज में आ गए। अच्छा, वैसे ये मेरे कैटलॉग में है कुछ आइटम्स, यहाँ नहीं आ रहे। जब डिटेल, हाँ यहाँ जैसे आ गए ना, ये आपकी कैटलॉग में है भाई। लेकिन इसमें एरर आ रहा है, कह रहे हैं कस्टमर्स वुड सेव ड्रास्टिकली बाय परचेजिंग दिस आइटम ऑन अ कंपीटिंग वेबसाइट। वो कह रहे हैं कि ये आइटम तो अच्छा है, बेस्ट सेलिंग भी है, आपके कैटलॉग में भी है, वॉलमार्ट पर भी है, लेकिन कस्टमर जो है ना वो कंपीटिंग वेबसाइट यानी अमेजोन पे जाके ना अच्छे से कमा लेगा। आप प्राइस अपनी सही कर लें इसकी। 14th रैंक है इसका, ये रैंक आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ये टैब है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। फिल्टर लगा के देखने से ज़्यादा अच्छा जो है वो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो एक्सपोर्ट कर लें। आप एक्सपोर्ट ऑल करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सेसरीज के जितने भी बेस्ट सेलिंग आइटम होंगे वो इस रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। तो आप फिर उस पर वर्किंग करें। ये रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे। पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक रिपोर्ट को कवर करूं। जहां मैं रह जाऊंगा वहां पर आप मुझे जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली वाला ग्रुप है, आप वहां पे मुझे टैग कर सकते हैं। ये मेरा नाम जो लिखा हुआ आ रहा है यही मेरी एफबी प्रोफाइल का भी नाम है। सिवाय इसके कि यहाँ पे डबल एस के बाद सिंगल ए आ रहा है, मेरी प्रोफाइल में डबल ए लगा हुआ है, तो आपको मुझे मेंशन करने के लिए HASSAN लिखना होगा। आप मुझसे वहां पे भी सवाल कर सकते हैं, वहां पे भी पूछ सकते हैं।
एनालिटिक्स के बाद पेमेंट्स आती हैं। पेमेंट्स ऑब्वियसली आपकी जो इस वक्त समरी चल रही है, अकाउंट डिटेल्स है, वो सब आ जाती हैं। उसके बाद आपका आता है मैनेज इन्वेंट्री का टैब, सॉरी, उसके बाद आपका आता है वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज का टैब। वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज के टैब के अंदर आपकी वॉलमार्ट की इन्वेंट्री, अगर आपको वो इन्वेंट्री सेंड करनी है तो उसकी इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, ये सारा जो होता है वो वॉलमार्ट का फुलफिलमेंट का आ रहा होता है। वो हम आगे जब वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ये WFS चेकलिस्ट का एक कॉलम आता है। अब हम लोग ने वर्टिकल कवर कर लिया, मिडिल वाला कवर कर लिया, अब हम आएंगे हॉरिजॉन्टल पे। WFS लॉन्च करने से पहले चेकलिस्ट है वॉलमार्ट की, जिसमें से पहली चीज होती है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि हमारी हो चुकी है। अपने आइटम्स को सेट करें WFS के लिए और फिर उनको शिपिंग उनकी प्रिपेयर कर दें। Amazon पे क्या होता है नॉर्मली कि आप जब लिस्टिंग कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, Amazon को फिर क्या करता है कि वो बोलता है कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट तो आप नहीं बेच सकते, मसला है, सप्रेस कर देता है। फिर आप केस ओपन करते हैं, रीइंस्टेट करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट को। वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता। वॉलमार्ट पे आप क्या करते हैं कि आपने जो भी चीज़ भेजनी है वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज के लिए, वॉलमार्ट कहता है कि पहले उसको भेजो, पहले शिपमेंट क्रिएट करवाओ, हम देखेंगे खुद। शिपमेंट आने से पहले हम उस प्रोडक्ट को सही से देखेंगे, पढ़ेंगे, हमें लगेगा कि ये WFS पे बिक सकती है तो हम आपको गो अहेड दे देंगे। ये वॉलमार्ट कहता है। तो वॉलमार्ट की कुछ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है कि अमेजोन ज़ाहिर है स्टेट ऑफ द आर्ट उनका पूरा इंटरफेस है, वॉलमार्ट का नहीं है। वॉलमार्ट बहुत सारी जगहों पे लैग करता है, लेकिन वॉलमार्ट अब बहुत आगे आ रहा है। अभी वॉलमार्ट पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं अगर आपको एक कंपैरिजन अगर करके दिखाऊं ना, तो आपको खुद अंदाजा होगा। देखें, मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, पिंग पोंग बॉल्स लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ। अब देखें आप, amazon के ऊपर जो पिंग पोंग बॉल्स हैं वो 7,000 की रेटिंग है, 2,000, 4,000, 1,000, 7,000, 4,000, मतलब अच्छी खासा आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी इस पे रैंक करने के लिए। लेकिन वॉलमार्ट पे अगर आप देखें तो 33, 54, 33, 11, 8, आपको क्या मतलब, आपको तो जो FBA BA वाले लोग हैं, वो तो उनको तो अच्छी तरह पता है कि भाई ये तो हमारे लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है भाई, ये तो आराम से कर सकते हैं हम। तो ये बहुत आपके लिए वॉलमार्ट अभी अपॉर्चुनिटी है। वॉलमार्ट पे आप लोग जितने भी मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, बाबे जितनी बैठे हुए हैं, वो सब लगा दें पैसा भाई, वॉलमार्ट पर आ जाओ। हमेशा याद रखेगा कि कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता, खास तौर पे ई कॉमर्स का कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जिसको जवाल आएगा। आज वॉलमार्ट डाउन है, अमेजोन ऊपर है, कल को वॉलमार्ट ऊपर आएगा। अभी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वॉलमार्ट पे, आप उसको अवेल कर लें। बाद में फिर जाहिर है वही रैंकिंग में ब्लीडिंग करनी पड़ेगी आपको ठीक ठाक किस्म की, और ये सारी चीजें होंगी। अच्छा जी, तो ये WFS का टैब आता है, इस पे आप क्लिक करके WFS के बारे में पढ़ सकते हैं। ये मैसेजेस का कॉलम है, कोई अगर मैसेजेस आए हुए होंगे कस्टमर्स के, आप यहाँ से जा सकते हैं। सेटिंग्स के कॉलम के अंदर ये आपकी प्रोफाइल है। शिपिंग्स आपने क्या रखी है, रिटर्न क्या रखे हुए हैं आपने, प्राइवेसी पॉलिसी, टैक्सेस क्या होते हैं, मैनेज कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप कॉन्टैक्ट का जो है वो अप्रूवल दे सकते हैं किसी को भी अपना अकाउंट साइन इन करने के लिए। और शिपिंग और रिटर्न का टैब हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस का टैब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शिपिंग प्रोफाइल के अंदर आपकी ये शिपिंग के टैक्स में टैब में कन्वर्ट कवर हो जाएगी। शिपिंग का टैब और शिपिंग प्रोफाइल जो है वो एक ही चीज़ है। बाकी फाइनेंशियल सेटिंग जो होती है, ज़ाहिर है इसके अंदर आपके जितने भी फाइनेंशियल आपने अकाउंट डिटेल डाली हुई, जो कुछ डाला हुआ है वो सब होती है। लैंडिंग ऑफर्स के अंदर वॉलमार्ट अक्सर में ऑफर्स देते हैं हमें कि आप फला कार्ड यूज़ करें अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, तो हम आपको ये जो है वो एडवांटेजेस जो होंगे वो आपको मिलेंगे वॉलमार्ट पे। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास है कार्ड, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हेल्प का टैब।
हेल्प के टैब के अंदर हमारे पास चार तरह के कॉलम आते हैं। विजिट पार्टनर हेल्प के अंदर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, सेलर की एजुकेशन के लिए आर्टिकल्स होते हैं। सेलर हब के अंदर आर्टिकल्स होते हैं लेकिन वीडियो गाइड्स होती हैं, ठीक है। व्यू केस हिस्ट्री में आपके केसेस होते हैं जो आपने केस ओपन किए हुए हैं, और कॉन्टैक्ट पार्टनर सपोर्ट के अंदर आप कोई भी केस ओपन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग सेटिंग्स में गए, हमने सेटिंग में जाके शिपिंग का टैब खोला। शिपिंग का टैब खुल गया हमारे पास यहाँ पे। हमने यहाँ से जाके किया टेक मी टू शिपिंग टेम्पलेट्स। तो ये हमारा शिपिंग टेम्पलेट्स आ गए। यहाँ पर देखें हमने अपने जो डेज हैं वो ऑफ किए हुए हैं। ब्लू जो लाइन आ रही है ना, ये डेज ऑफ हैं, सैटरडे संडे। इससे क्या होता है, हमें कट ऑफ टाइम मिल जाता है। जब हमारा ऑर्डर फ्राइडे वाले दिन आएगा और हमारी अगर नेक्स्ट डे शिपिंग है, तो वो नेक्स्ट डे शिपिंग 15 की नहीं आएगी, वो 17 की आएगी। क्योंकि वॉलमार्ट को हमने कहा हुआ है कि भाई 15 और 16 हफ्ता इतवार को हमारा स्टोर बंद होता है, ठीक है। 13 को ऑर्डर जो आएगा उसकी शिपिंग 14 को आएगी। 14 को जो ऑर्डर आएगा उसकी शिपिंग 15-16 की बजाय 17 को आएगी। लेकिन अगर सेम डे शिपिंग हुई तो फिर 14 को जो ऑर्डर आएगा उसकी शिपिंग 14 की ही आएगी। 15 को जो ऑर्डर आएगा उसकी शिपिंग 17 की आएगी, 15 की नहीं आएगी, ठीक है। कट ऑफ टाइम होता है, हम अपना कट ऑफ टाइम देते हैं इस हिसाब से। यहाँ पे हमने 2 PM लिखा हुआ है। 2 PM जो है ये कट ऑफ टाइम ईएसटी है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। 2 PM का मतलब है कि हमारे 1 बजे, रात के 1 बजे कट ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही हमारे रात के 1 बजेंगे तो 1 बजे के बाद जो ऑर्डर आएंगे वॉलमार्ट उनको नेक्स्ट डे में काउंट कर रहा होगा। ये शिपिंग पॉलिसी है, कस्टमर के लिए होती है। कस्टमर देखता है, पढ़ता है, इसको खुश होता है कि वाह भाई वाह क्या शिपिंग दे रहे हैं। तो जनरल शिपिंग के बाद हमारा शिपिंग टेम्पलेट आ जाता है। शिपिंग टेम्पलेट हम सेट करते हैं अपने एसकेयूज के लिए। इसको किस तरह से सेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, सेट किस तरह किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक डिफॉल्ट शिपिंग टेम्पलेट होता है जो हमें वॉलमार्ट देता है। वॉलमार्ट के डिफॉल्ट शिपिंग टेम्पलेट के अंदर एक हमारे पास वैल्यू का टेम्पलेट होता है, एक स्टैंडर्ड का, एक 2 डे शिपिंग होती है। 2 डे शिपिंग के लिए हमें एक्सेस लेना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वॉलमार्ट से कि भाई हमें हम 2 दिन में शिप करके दिखाएंगे, हमें करने दो। वॉलमार्ट आपसे फिर कुछ सवाल करेगा, पूरी डिटेल लेगा, आपका पास्ट हिस्ट्री देखेगा कि आपका डिलीवरी डिफेक्ट कितना था, आपकी शिपिंग ऑन टाइम शिपिंग रेट कैसा था, फिर आपको वो एक्सेस दे देगा। स्टैंडर्ड शिपिंग होती है, ज़ाहिर है आपके शिपिंग चार्जेस लग रहे होते हैं। और वैल्यू शिपिंग होती है, फ्री शिपिंग होती है। इसलिए इसमें 6 दिन का ट्रांजिट टाइम है। 6 दिन का ट्रांजिट टाइम मतलब क्या है, शिपिंग के बाद जैसे अगर आपका 13 तारीख को ऑर्डर आया, 14 तारीख की शिपिंग थी, फिर 6 दिन, 14 के बाद 6 दिन यानी 20 तारीख तक ये डिलीवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड के अंदर ट्रांजिट टाइम कम होता है क्योंकि कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा होता है कि भाई ये लो एक्स्ट्रा पैसे ले लो लेकिन जरा सा जल्दी कर दो। मगर इसमें भी होशियारियां होती हैं, वो आगे देखेंगे क्या होती हैं। तो ये मैंने वेंडर वाइज जो है वो अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है। अपनी आसानी के लिए हम अपना कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू टेम्पलेट पर जाएं, यहाँ पे आप अपना ट्रांजिट टाइम 6 से 7 दिन कर सकते हैं वैल्यू के लिए। अच्छा, नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ना द वेट ऑफ द टोटल ऑर्डर पे रखते हैं, सही है। पर पाउंड के हिसाब से हम लोग जो है वो शिपिंग रेट का मॉडल लगा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड पर आ जाएं। स्टैंडर्ड पे हम लोग अपना नया शिपिंग रूल ऐड कर देते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड शिपिंग किन किन स्टेट में देते हैं। नॉर्मली सभी में दे रहे होते हैं। अगर हाँ देखें, यूएसए में क्या होता है कि हम लोग टैक्स फाइल करते हैं हर स्टेट के लिए, और जिस स्टेट में हम टैक्स फाइल कर देते हैं उस स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास टैक्स फ्री ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई यहाँ पे कोई आपको ऐसा जो है वो स्टेट नज़र आता है जिसमें आपको लगता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी प्राइसिंग नहीं हो पा रही सही, आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है। इसको आपने सबमिट कर दिया, या आपका स्टैंडर्ड शिपिंग आ गई। आप यहाँ पे ट्रांजिट टाइम 3, 4, 5 दिन कर सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं 5 दिन का या 4 दिन का। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका कितना अच्छा आप हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रेट दे देते हैं शिपिंग और हैंडलिंग। मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यार मैं 399 शिपिंग लूंगा
और हैंडलिंग चार्जेस लूंगा शिपिंग के, और हर आइटम पे जो एडिशन होगी वो होगी 248 की। तो बेसिकली ये मेरे पास 349 और 248, मेरे ख्याल में 599 बन गया। सही है। तो ये 599 हो गया हमारे पास। या खैर जो भी आप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आपको शिपिंग क्या सेट करनी है आपको पर आइटम। पर आइटम में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जब पहला ऑर्डर आता है एक आइटम का, एक क्वांटिटी का ऑर्डर आता है, तो ये क्या करता है कि ये पूरा ऐड करके शिपिंग देता है कस्टमर को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर $10 का आइटम था, तो उसमें ये 5 और 49 98 बन जाएगा आपका। 598 शिपिंग लगाएगा ये। लेकिन अगर उसकी दो क्वांटिटी का ऑर्डर आता है तो वो ऐसा नहीं होगा कि फिर 598 की जगह वो 1198 शिपिंग लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा कि $10 आपका एक आइटम की प्राइस, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। $10 एक आइटम की प्राइस, उस पे शिपिंग कितनी लगा रहा है 598। फिर दूसरे आइटम की 10 प्राइस, और उस पे एडिशनल जो पर आइटम चार्जेस आपने यहाँ पे लगाए वो लगा रहा है 249। ठीक है, इस तरह से होता है ये। पूरा मॉड्यूल इस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो बेसिकली अब अगर तीन आइटम होंगे तो फिर $10 आइटम की प्राइस, और फिर 249 एडिशनल एडिशन हो जाएगा उसके अंदर ऐड। तो 598 वन टाइम चार्जेस होते हैं, जो मतलब आपकी जो हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वन टाइम ले रहा होता है। जी। तो इस तरह से हम अपना टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है यहाँ से हम लोग अपने टेम्पलेट की रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे किन एसकेयू पे कौन सा टेम्पलेट इनमें से इस वक्त चल रहा है। और फिर हम लोग को अगर कोई ग्लिच होता है वॉलमार्ट का, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये मेल बेसिक का टेम्पलेट किसी पे लगाया हुआ है, किसी पे नहीं लगाया हुआ और उधर शो हो रहा है, तो मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। तो ये शिपिंग टेम्पलेट था। फुलफिलमेंट सेंटर्स जो होते हैं, डेट्स अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये जब आप लोग वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज करेंगे ना, तो ये फुलफिलमेंट सेंटर्स तब आते हैं, क्योंकि शिपिंग फिर आपकी फुल वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज से हो रही होती है। तो ये उस वक्त के लिए होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शिपिंग के बाद जो हमारे पास अगला टैब था वो था रिटर्न्स का। शिपिंग खत्म हो गया हमारे पास, अब आता है रिटर्न का टैब। रिटर्न का टैब ये आ गया। रिटर्न के टैब के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से अपना रिटर्न रिफंड एडजस्ट कर रहे होते हैं। हर वेंडर का रिटर्न एड्रेस यहाँ पे शो हुआ होता है, ताकि जब उसका ऑर्डर आए तो वो रिटर्न उसको मिल जाए। रूल्स बाय, यहाँ पे हमारे एलाइस के अंदर वेंडर का नाम आ रहा होता है। रूल्स बाय डिपार्टमेंट, 30 डे आपको रिटर्न पॉलिसी देनी ही पड़ती है लाजमी, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये रिटर्न का टैब होता है हमारा। रिटर्न रूल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे सीधा सीधा ऐड रिटर्न सेंटर करेंगे। रिटर्न का नाम दे दें, वेंडर की ईमेल एड्रेस दे दें जहाँ पे रिटर्न जाना चाहिए, सिटी स्टेट जिप वेंडर का दे दें, और यहाँ पे ऐड कर दें उसको फिर आके। रिटर्न सेंटर एलाइस जो होगा, एलियस जो होगा, इसको आपने बहुत ध्यान से नाम देना है, क्योंकि जब आप रिटर्न के लिए टेम्पलेट अपलोड करेंगे तो आपको ये एलियस जो होगा ये पुट करना होगा उधर। उसके बाद पार्टनर प्रोफाइल, नहीं सॉरी, उसके बाद हम लोग आ गए थे टैक्सेस में। टैक्सेस क्या होते हैं बेसिकली? टैक्सेस के पूरे ये असल में ना आपके पास स्टेट्स आ रही हैं, और ये कह रहा है कि उस स्टेट के नाम पे क्लिक करें जहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपने टैक्स फाइल नहीं किया हुआ। ये हमारा टैक्स कोड होता है, जब हम लोग टैक्स फाइल करते हैं तो हमें मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड शिपिंग के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। ये कोड जो होता है ये हम यूज करते हैं अपने जब भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं ना, अपनी कोई भी नई प्रोडक्ट जब भी हम ऐड करते हैं तो हम ये वाला रूल इसको ज़रूर यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जब ऑर्डर्स आए तो टैक्स जो लग रहा हो उसमें वो उसी हिसाब से लग रहा हो।
टैक्स कस्टमर पे करता है, वैसे तो वॉलमार्ट कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हम लोग कस्टमर्स को फ़ायदा दे सकें उतने अच्छे फ़ायदा बात होती है। और फाइनली हमारे पास फिर जो टैब आता है वो हेल्प के अंदर आता है, कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट पार्टनर सपोर्ट। अच्छा, ये व्यू केस हिस्ट्री का टैब जो होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपके तमाम वो केसेस आते हैं जो आपने ओपन किए हुए होते हैं वॉलमार्ट से। ठीक है, इसमें स्टेटस आ रहा होता है, रिजॉल्व है, क्लोज्ड है, क्या चक्कर चल रहा है, सब आ रहा होता है। कॉन्टैक्ट अस का टैब आ गया। कॉन्टैक्ट अस के टैब में amazon से बहुत 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 अच्छा मुझे वॉलमार्ट का लगता है कस्टमर सपोर्ट। बहुत अच्छा सपोर्ट है, सेलर सपोर्ट वॉलमार्ट का। बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ऑर्डर्स रिटर्न से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, अपने अकाउंट से रिलेटेड, आइटम्स इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, 2 डे शिपिंग प्रोग्राम से रिलेटेड हो, WFS से रिलेटेड हो, या डिस्प्यूट से रिलेटेड, आपको कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्डर और रिटर्न पे गया, यहाँ पे आ गया और मजीद केसेस के मैं ऑर्डर अपडेट नहीं कर पा रहा, मुझे रिटर्न रिफंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डर नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिल रही है, कैंसिल नहीं हो रहा ऑर्डर, या ऑर्डर मेरे पास पास ड्यू में एक भी नहीं है मगर फिर भी 2-3 शो हो रहे हैं, नोटिफिकेशन का इशू है, या मैं ऑर्डर डाउनलोड नहीं कर पा रहा, आप यहाँ से केस ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, सही है, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप या तो बाय ईमेल केस ओपन कर दें या बाय लाइव चैट केस ओपन कर दें। बाय लाइव चैट केस ओपन आप कर सकते हैं कब? 8 AM टू 10 PM EST के दरमियान में। 8 AM EST का मतलब है कि पाकिस्तान में शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे, तो आप तब लाइव चैट पे केस ओपन करें। आप यहाँ पे अमेजोन पे ये सर्विस नहीं होती, बहुत अच्छी सर्विस है, आपको फौरन अपना हल मिल जाता है सॉल्यूशन का। आप ओपन अ केस वाया लाइव चैट करें। लाइव चैट पे केस ओपन करने से पहले यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट लाइन लिख दें, आपको क्या असिस्टेंस चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करके इनिशिएट चैट कर दें। चैट इनिशिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है, अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। या अगर आपको ईमेल के थ्रू ओपन करना है केस, तो आप सेम वही चीज़ें डाल के सबमिट और केस कर दें। और अगर कोई आपको फाइल अपलोड करनी है तो वो सबमिट के बाद ऑप्शन दे देगा अपलोड करने का, तो फाइल अपलोड हो जाएगी। अब ये केस ही क्रिएट हो गया, लोग खाली केस था क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, केस आप अपनी तरफ से क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक वॉलमार्ट नहीं करे। खैर, तो इस तरह से आप अपना केस ओपन कर सकते हैं। ये पूरा केस का ओपन करने का मैंने आपको तरीका सारा समझाया था। अच्छा, एक दो चीज़ें और थी जो मुझे सपोर्ट से रिलेटेड डिस्कस करनी है। अच्छा, जब हम केस ओपन करेंगे यहाँ पे तो चैट के थ्रू भी हो जाएगा और ईमेल के थ्रू भी हो जाएगा। उसके अलावा बस मैं अब एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास हर तरह की वैसे तो ऑप्शन है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो इशू आ रहा होता है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ होता। तो आप उससे क्लोजेस्ट इशू को सेलेक्ट कर लें या उससे रिलेटेड इशू को सेलेक्ट कर लें, और फिर आप वो डिटेल में उनको बता दें, वो तब भी आपका केस रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें भी। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर ऑर्डर वाले उसमें गया और मुझे बेसिकली मसला ये आ रहा था कि मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा हूँ, मुझसे प्रॉब्लम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कि गलती से मैंने इन्वेंट्री लाइव कर दी, इन्वेंट्री नहीं थी, ऑर्डर आना शुरू हो गया, मुझे वो कैंसिल करने पड़ेंगे, अब मैं क्या सेलेक्ट करूँ? आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें, आपको कैंसिलेशन से रिलेटेड बात करनी है आप ये सेलेक्ट कर लें, हालांकि ये आपकी क्यूरी नहीं है, आप इसको सेलेक्ट फिर भी कर लें। अच्छा, अब आप चाहे लाइव चैट करें चाहे बाय ईमेल करें, आप कुछ भी कर लें।
कैन नॉट कैंसिल ऑर्डर की सब्जेक्ट लाइन आप चेंज कर दें कि आई वांट टू कैंसिल सम ऑर्डर्स, यहाँ पे एक पीओ नंबर डाल दें, 10 ऑर्डर हैं किसी एक का पीओ नंबर डालें, 10 ऑर्डर हैं किसी एक का लाइन नंबर डाल दें। सेलेक्ट दी रीजन फॉर ऑर्डर कैंसिलेशन, क्या रीजन है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था भाई मेरे पास, यहाँ पर आप मिन्नतें शुरू कर दें कि भाई मसला हो गया था प्लीज माफ कर दो। ठीक है जी। तो ये वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं। ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है हर टैब के अंदर हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो लिख दिया था, ताकि आप जल्दी से देख लें कि यार अगर मुझे आइटम बल्क में ऐड करने हैं तो मुझे इन्वेंट्री और आइटम वाले टैब में जाना होगा। एक दो बार जब आप सेलर सेंट्रल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिलेंगे, आप यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं अपलोड कर दूंगा बिल्कुल। या तो ग्रुप पे कर दूंगा या फिर यहाँ करवा दूंगा, मैं कांटेक्ट कर लूंगा ईसी की टीम से कि वो किस तरह चाहते हैं। ये सारे टैब्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये एक पिक्चर है मैंने आपके रेफरेंस के लिए अटैच कर दी है इसमें, वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल की। अच्छा, फाइनली लेक्चर एंड हो रहा है। तो लेक्चर के एंड में ये एक जनरल डिस्कशन है कि इंट्रोडक्शन टू ड्रॉपशिपिंग के अंदर अमेजोन, मैंने एक बात बोली थी कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजीज बाय बॉक्स ही हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर अमेजोन एफबी के अंदर यूज करते हैं, वो बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं वॉलमार्ट पे भी, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी। रैंकिंग स्ट्रेटेजीज सम नियरली इंटरलिंक्ड है। आगे देखेंगे क्या इशू आता है। फुलफिलमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई इशू कोई वो नहीं आता है। इसी तरह सेलर डैशबोर्ड जो होता है वो भी सिमिलर है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, एस्थेटिकली बात नहीं कर रहा। टेक्निकली तकरीबन सिमिलर है, बल्कि वॉलमार्ट का ज्यादा अच्छा है। वॉलमार्ट का बहुत सामने सामने है। अमेजोन में ये होता है कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल खोल के देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या है, लेकिन वॉलमार्ट पे हर चीज सामने बड़ी क्लियर है। तो इसीलिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बीए का कोर्स जरूर करें। देखें अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी आप पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, मेरी स्पीड अगर आपको तेज लगती है आप फिल्टर लगा के स्लो स्पीड का फिल्टर लगा लें, आपको हल्की लगती है आप ज्यादा वाला स्पीड का फिल्टर लगा लें, लेकिन आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। आपको कल को क्लाइंट कुछ भी कह देता है कि यार मुझे फला चीज करके दिखाओ, तो आप वीडियो कॉल के लिए देखेंगे, आपके पास नोट्स होने चाहिए, हैंडी नोट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके पास अमेजोन वीए की, अमेजोन एफबीए की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास क्या है कि इस सेलर सेंट्रल के अंदर आपको हर चीज पता होनी चाहिए। देखें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं अगर एक फॉर एग्जांपल क्लाइंट हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट, वॉलमार्ट का अकाउंट हैंडल करना कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे आप हायर कर लें। सही है भाई, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मसला ये है कि मैं आइटम जो है वो लिस्ट कर रहा हूँ, लिस्ट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? आपका अगला क्या काम हो, आपका अगली बात क्या होनी चाहिए? आप बोलेंगे अच्छा, आप फौरन फीड स्टेटस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा आइटम का, आपने फीड स्टेटस में जाके आइटम का स्टेटस देगा। अच्छा भाई आपने बोला यार आइटम तो आपने सही ऐड किया, आपने पूरा चेक किया, कोई मसला नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे? अब अभी थोड़ी बोलेंगे यार आपने तो सही ऐड किया है, ये तो पता नहीं क्या मसला है, दोबारा करके देख लें। आप बोलेंगे आपने केस ओपन किया वॉलमार्ट से। कस्टमर बोलेगा हाँ यार मैंने केस ओपन किया है। आप फिर केसेस पे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? हेल्प के टैब में जाके केस हिस्ट्री में जाके केस पढ़ेंगे। अच्छा, केस में ऑब्वियसली अगर उसने ओपन किया होगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मैंने केस ओपन नहीं किया यार अभी तक, आप बोलेंगे ठीक है फिर सबसे पहले तो केस ओपन करें। अगर पाकिस्तान में 7 बजे के बाद का टाइम है
तो आप लाइव चैट पे केस ओपन करें, अगर 7 बजे से पहले का टाइम है तो आप ईमेल के थ्रू केस ओपन करें। इस तरह से आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीत सकते हैं। क्लाइंट को इस बात का पता लग जाएगा कि हाँ यार, इसको पता है कि किस सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको पता है कि कौन सा टैब कहाँ पर है। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने आए, मैंने बोला यार मेरा आइटम था, मैंने सब बोल दिया भाई मेरा आइटम था, अपलोड नहीं हो रहा था, सब चीजें सही थी, मैंने केस ओपन किया, अब रिप्लाई आ गया उनका, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ मैं क्या करूं। अब असूलन आपको करना क्या चाहिए कि आपको जाना चाहिए केस लॉग के अंदर, केस देखने के लिए। आपको पता ही नहीं केस लॉग कहाँ है, आप बैठे हुए माउस घुमा रहे हैं, सेटिंग में था नहीं यार, हेल्प में किस वाले में था। आपका क्लाइंट उसी वक्त समझ जाएगा यार अनाड़ी बंदा है, इसको नहीं आता काम, वो आपको काम ही नहीं देगा आगे। तो आपको सेलर सेंट्रल पे कमांड अच्छी करनी है अपनी। इस वीडियो को बार बार देखें, अपने पास बुलेट पॉइंट्स देखें, बुलेट पॉइंट्स में लिखें, आसानी होगी आपको। ये पिक्चर आपके रेफरेंस के लिए आपके सामने मौजूद है, आप इस पिक्चर को रेफरेंस बना के देख सकते हैं कि किस टैब में किस वीडियो में क्या समझाया गया है, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कोर्स था, इसके अंदर हमने वॉलमार्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया अच्छे से, सेलर सेंट्रल का, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए वो डिस्कस कर ली, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो डिस्कस कर ली, और अमेजोन वी और एफबीए की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको, आगे की स्ट्रेटजीज देखेंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्सेल का बहुत काम होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सिखाऊंगा, तो एक प्लस इनकम स्ट्रीम ऐड हो जाएगी इसके अंदर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीज़ें जो रिपोर्ट हैंडलिंग के लिए चाहिए होती हैं वो आ जाएंगी करना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से इस वीडियो को देखेगा, नोट्स बनाएगा, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।